पिछले क्लास में हम लोग अपने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत दूसरा चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार का रिवीजन किए थे। अभी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस में क्लास 11th में आने वाले सारे चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग अपना तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ने वाले हैं। चुनाव का अर्थ होता है चयन करना। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उन बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का हम चयन करते हैं, उसको चुनते हैं, तो वही प्रक्रिया चुनाव कहलाती है। और चुने गए व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं, वह हमारा प्रतिनिधि कहलाता है। राजनीति शास्त्र के नज़रिए से जब किसी भी चुनाव के दौरान बहुत सारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं, तो हमारे लिए जो सबसे सर्वोत्तम प्रतिनिधि होता है, उस प्रतिनिधि का चयन करना चुनाव कहलाता है। और चुनाव में भाग लेने के अधिकार को हम मताधिकार कहते हैं। भारत में चुनाव कराने के लिए एक प्रॉपर संस्था बनाई गई है, जिस संस्था को हम चुनाव आयोग अथवा निर्वाचन आयोग कहते हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल रिवीजन के अंतर्गत अपना तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व का महत्वपूर्ण 26 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 26। मैं आपको प्रश्न बोलूंगा, आप उसका उत्तर दोहराएंगे एक साथ एक स्वर में। पहला प्रश्न है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में चुनाव कराने के लिए एक प्रॉपर संस्था बनाई गई है, जिस संस्था को हम चुनाव आयोग कहते हैं। तो चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस धारा या किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? एक साथ बोलेंगे। 324। कौन सा अनुच्छेद? 324। दूसरा प्रश्न है, किन संविधान संशोधनों द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? पहले इंडिया में वोट देने के लिए जो मिनिमम एज था वह 21 साल होता था, यानी कि वोट वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी आयु कितने वर्ष की होगी? 21 वर्ष। अब उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? कौन सा? फिर से बोलेंगे। तीसरा प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल कितने सदस्य हैं? अगला प्रश्न, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या संविधान का निरादर करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? 6 कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। समझ में आया? यदि आप किसी भी राष्ट्रीय चिन्ह का निरादर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो 6 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्लियर है? मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? यानी कि जो भी व्यक्ति वोट करना चाहता है, उसके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें उसकी तस्वीर और उसका सारा जिक्र, उसके बारे में सारी बातें बताई गई हो। ये कब से अनिवार्य हो गया? 1993 से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? अर्थात यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें बनानी है, तो उसको बनाने के लिए हमें किससे परमिशन लेना पड़ेगा? तो किससे परमिशन लेंगे? फिर से बोलेंगे। अगला, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश में दिया गया? कौन से देश में? न्यूजीलैंड में। बहुत सारे देश ऐसे थे जहां पे महिलाओं को पहले मताधिकार प्राप्त नहीं था, अर्थात महिलाएं वोट नहीं कर सकती हैं। तो न्यूजीलैंड ही वो पहला देश था जहां महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। क्लियर है?
क्या हमारे देश में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त है या नहीं है? इस चीज को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से हो, यदि वह 18 साल की आयु को पार कर चुका है तो उसे मत देने का अधिकार है, और यही अधिकार कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। टॉपिक क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो कौन था? GDH कोल। किसने सावधान किया कि यदि चुनावों में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी? यह बात किसने कहा कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार होता है, कहीं धांधली होगी तो इसके लिए क्रांति हो जाएगी? यह बात अरस्तु ने कहा था। किसे? अरस्तु। समझ में आया? और यही वो अरस्तु है जिसे राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है? किसने कहा है कि महिलाओं को भी राजनीति में प्रतिनिधित्व करना चाहिए, मतलब उन्हें भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, उनको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए? किस व्यक्ति ने कहा है? JS मिल। अगला प्रश्न, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया था? अर्थात एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की शुरुआत किसने की? यही वो मत प्रणाली है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है। इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? थॉमस। क्या नाम था? अगला प्रश्न, भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति। समझ में आया? इसका पूरा नाम है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। क्या नाम है? एकल संक्रमणीय। फिर से मेरे साथ दोहराएंगे, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। अगला प्रश्न, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? निर्वाचन से संबंधित घोषणा पत्र कि यदि हमारी सरकार बनती है तो ये हम काम कर देंगे, इसको जारी करने का काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। अगला प्रश्न, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया है? अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए। क्या नाम था? अगला प्रश्न, सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? किस देश में? अगला प्रश्न, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? हमारे देश में अधिकतर पद पर जो नियुक्ति होती है वह नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? भारत में राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आप जितना बार चाहें उतने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कितनी बार अधिकतम भारत में राष्ट्रपति बना जा सकता है? तो इसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति बनने की सीमा है। आप अधिकतम वहां 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। कितने बार? 2 बार। टॉपिक आ रहा है समझ में अच्छे से? कुल मिलाकर 17 महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं। 18वां प्रश्न है कि यदि किसी राजनीतिक दलों के बीच चुनाव चिन्ह संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा भारत का चुनाव आयोग करता है। यानी कि यदि चुनाव चिन्ह को लेकर कोई मतभेद हो गया या चुनाव से संबंधित किसी भी तरह का कोई मतभेद विभेद होता है तो इससे संबंधित विभेद का निपटारा
चुनाव आयोग करती है। मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाए, यह सूत्र अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए सबसे बेहतरीन होता है। अगला प्रश्न है, अब प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ अपराध संबंधित प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है, जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि उसके ऊपर कितने अपराध दर्ज हैं, वो अपराधी है या नहीं है, इन सब चीजों का ब्यौरा प्रस्तुत करना पड़ता है। भारतीय चुनाव आयोग के कार्य चुनाव से संबंधित सभी कर्मों का निपटारा करना होता है। भारत में निर्वाचित आयोग करने के लिए जो सर्वोत्तम निकाय है, उस इकाई का नाम भारत का निर्वाचन आयोग या भारत का चुनाव आयोग है। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से पैसे को बचाकर आसानी के साथ सुलभता से कम समय में ही इलेक्शन कराया जा सकता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली चुनाव क्षेत्र में अन्य प्रत्याशियों से ज्यादा मत प्राप्त करने वाले प्रणाली को कहते हैं, जिसमें दो प्रतिनिधियों के बीच जिसे ज्यादा मत प्राप्त होता है वह उस चुनाव में विजेता घोषित होता है। और इसी प्रश्न के साथ आज की महत्वपूर्ण कड़ी समाप्त हो गई। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।